हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुजा फिटनेस फ्लाई। और आज जैसे कि एज पर कैप्शन आज हमारा टॉपिक है फैट लॉस। फैट लॉस होता क्या है और फैट लॉस कैसे होता है, उसकी प्रोसेस कैसे रहती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है बॉडी के अंदर, और वो फैट लॉस होने के बाद वो फैट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, उस सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप फिटनेस के रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्शियस है, अपने बॉडी के रिलेटेड। तो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई, आपको नॉलेज आ जाएगा कि आपका फैट जो होता है आपकी बॉडी के अंदर वो कैसा प्रोड्यूस होता है, कैसा स्टोर होता है और कैसे किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर से भी वो ट्रांसफ़र होता है। तो चलो वीडियो एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जैसे मैंने बोला फैट लॉस। तो फैट लॉस या वेट लॉस दो अलग चीज़ें होती है। जैसे कि हम स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम जिम जाते हैं तो जिम जाने का कारण पहली बात तो मोस्ट ऑफ 90% लोगों में क्या होता है, उनकी ओबेसिटी, ओवर वेटेड होते हैं, तब तक वो जिम नहीं जाते। पर जिस दिन उनको ऐसा लगे कि अपन बहुत ज़्यादा मोटे दिख रहे तो उस दिन उनको समझ में आता है कि जिम जाना ज़रूरी है, तो वो जिम जाते हैं। और फिर जब थोड़ा बहुत जिम वगैरह वर्कआउट करेंगे तो कुछ लोगों को नॉलेज नहीं रहता है जिम करने का, तो वो पर्सनल ट्रेनर्स हायर कर लेते हैं। जिनके पास भी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो वो पर्सनल ट्रेनिंग हायर कर लेते हैं। तो उस समय वो जो ट्रेनर को बोल दे कि हमें वेट लॉस करना है, तो आपको पहले तो वेट लॉस की बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके बॉडी के अंदर आपको वेट रिड्यूस करना है या फैट रिड्यूस करना है। तो बेसिकली आपका जो कंसर्न रहता है या आप जो चाहते हैं वो रहता है फैट रिड्यूस करना, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए आप चाहते हो कि वो फैट परसेंटेज जो है वो कम हो जाए आपके बॉडी का। पर आपको नॉलेज ना होने के कारण आप बोलते कि वेट लॉस करना है। तो ये दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। फैट लॉस इज़ डिफरेंट और वेट लॉस इज़ डिफरेंट। तो वेट लॉस क्या होता है? तो वेट लॉस होता है जो कि आपके बॉडी के अंदर का मसल मास होता है, जो आपके मसल्स रहते हैं उनका वेट होता है। जो आपके बॉडी में वाटर रहता है, वाटर मतलब फ्लूइड जो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड हो गया या एब्डोमिनल फ्लूइड हो गया। हर कैविटी के अंदर अपने बॉडी में बहुत सारी कैविटी है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन सिस्टम। तो इन सब के अंदर एक फ्लूइड होता है, तो वो सब मिला के एक वो वाटर फॉर्म में ही होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो उनका वेट, तो मसल वेट, वाटर वेट, दैट इज़ योर फ्लूइड वेट। उसके बाद आता है आपकी बोन का वेट भी रहता है, आपके जो स्केलेटल है अपने बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से अपन बैलेंस वगैरह कर पाते हैं, तो उसका भी वेट रहता है। और रादर देन दिस और एक वेट होता है, वो होता है आपके बॉडी के अंदर का फैट का वेट। ठीक है, अगर आप वेट लॉस करते हो तो ये समझ लीजिए कि आपके वेट के साथ साथ आप जो फैट है, फैट रिड्यूस करना है, तो उस वेट लॉस में आपका फैट का वेट, मसल्स का वेट, आपके जो मसल्स होते हैं वो भी लॉस होने के चांसेस होते हैं, और मसल लॉस होना अच्छी बात नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद मसल लॉस होता है वाटर इनटेक, वाटर का वेट है, वाटर इनटेक नहीं, वाटर का जो वेट है वो भी रिड्यूस होता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है। तो वेट लॉस इज दिस कि पूरा ऑल ओवर बॉडी के हर एक अपना जो पार्ट है उसके अंदर का मसल मास, वाटर और फैट ये रिलीज होना, ये होता है वेट लॉस। अब आता है पॉइंट फैट लॉस। तो फैट लॉस मतलब क्या कि फैट लॉस आपके बॉडी के अंदर का जो भी मसल मास है, जो भी मसल क्वालिटी है, जो भी मसल का वेट है वो वैसे ही रहेगा। फिर आपका रिलीज या जो लूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके बॉडी में का जो भी फैट है वो रिड्यूस होता है। तो ये होता है फैट लॉस। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं फैट लॉस की। तो
फैट लॉस मतलब आपको फैट लॉस के बारे में बात करने से पहले आप ये बात समझ लो कि फैट लॉस का प्रोसेस, अपने बॉडी में फैट कैसे, किस तरीके से, उसका मैकेनिज्म क्या है जो कि अपने बॉडी में वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है अपने बॉडी में फैट। फॉर एग्जांपल, अब आप कोई भी फूड लेते हो, मतलब अपन डेली लाइफ में अपना जो इंडियन कल्चर है वो मतलब जैसे ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे कि चपाती, होल ग्रेन जो भी फूड मिलता है वो अपन ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं क्योंकि अपना इंडियन कल्चर ही वैसा है। ठीक है, तो चपाती होता है, दालें होती है, या बहुत लेटिन्स होता है, उसके बाद भाकरी वगैरह जो भी रहती है, रोटीज़ रहती है, तो उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो भी लेवल है वो ज़्यादा रहती है। तो आप रोज़ डेली जो फूड लेते हो तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में एज अ ग्लूकोज करके डाइजेस्ट होता है। जब आपके स्टमक में वो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो डाइजेशन फिर बाद में उसका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज फिर क्या होता है जो अपने बॉडी में जाता है, ग्लूकोज अपने बॉडी में जाके क्या मतलब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाता है। और ब्लड के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज ऐसी चीज़ है, ग्लूकोज मतलब एनर्जी, तो वो बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड में फिर ब्लड हर तरफ अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और उस तरीके से मतलब आपको डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया कि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद अपने बॉडी में जाता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज बॉडी के ब्लड में मिक्स होता है और फिर वो ब्लड सर्कुलेट होता है और सर्कुलेशन के बाद अपने बॉडी में जो भी एनर्जी प्रेजेंट रहती है, जैसे अभी मैं बोल पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर एनर्जी कहीं तो स्टोर है और उसका मैं यूज़ कर रही हूँ और इसकी वजह से मैं बोल पाती हूँ। मतलब आप चलते हो, बोलते हो, उठते हो, ब्रीद करते हो, या जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस रहती है, जैसे मैं बोलते टाइम मेरे हाथ जो मूवमेंट हो रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत रहती है और वही एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में करती है। 75% ऑफ एनर्जी सोर्स अगर अपने बॉडी के अंदर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट देता है तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो उसको अपन बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते, वो अपने बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है। तब इससे फैट कैसे, आप पूछोगे ये सब तो मतलब समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा कार्बोहाइड्रेट खाने से ग्लूकोज होता है और फिर इस तरीके से एनर्जी मिलती है। तो फैट कहाँ से आता है? तो फैट भाइयों इसी से आता है। ठीक है, अपने मतलब हमारे बॉडी को 2 न्यूट्रिएंट्स पार्ट में अपनी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो डिवाइड होता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है, जैसे अपना फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज प्रोटीन और थर्ड वन इज फैट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं अपने विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये सब जो आयंस, ये सब जो आते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। दिस इज़ द अदर पार्ट जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में, मैं कभी वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर डिटेल में कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो ये तो बस आप एक बेसिक रख लो कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट ये होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट ये होते हैं। चलो ठीक है, तो ये होगा कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही अपन इनहेल करते हैं, अपने बॉडी के अंदर सर्टन एक लेवल रहती है जिसके लेवल में अपने को मतलब हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मतलब एक वेट के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मैं हूँ, मुझे अगर डेली का मतलब नॉर्मल सीडेंटरी वर्क करने वाला भी इंसान है, उसको डेली का 440 या 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी रहता है। जैसे कि डेली ऐसे न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में इतना ही दिया है, तो इतना तो होना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 250, 230 या 300 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने कंज्यूम करने चाहिए डेली। अगर आप वर्किंग कंडीशन में हो, तो अगर आप सीडेंटरी हो तो आपका वो कार्बोहाइड्रेट लेवल कम होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका वेट एक सर्टन लेवल पे मेंटेन हो। इसलिए तो जब क्या होता है कि साइकिल कैसे बनती है फैट प्रोडक्शन की, तो हम
लेवल मतलब अपनी जो कार्बोहाइड्रेट की जो भी लेवल डिसाइड हुई है उससे ज़्यादा कार्ब्स अपन लेते हैं, जो कि कहाँ से मिलता है अपने को, सिर्फ रोटी से नहीं मिलता। आप अगर रोज़ रोटी खाते हो तो आपको उससे ज़्यादा कार्ब्स की लेवल नहीं बढ़ेगी आपके अंदर। ज़्यादातर अपने को खाने में क्या अच्छा लगता है, वो लगता है अपने को जंक फूड, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ाज, नूडल्स, मंचूरियन। दिस ऑल आर द हाई सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से आपके अंदर के जो मतलब जो भी लेवल होती है कार्बोहाइड्रेट की वो बढ़ती है। तो ये सब खाने से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ओवरडोज हो जाता है। और आपको तो पता है हर चीज़ का ओवरडोज मतलब वहाँ पे नुकसान होना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है, तो वहाँ पे नुकसान ही होगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट की लेवल हद से ज़्यादा बढ़ती है तो अपने बॉडी में जो ग्लूकोज, आपको तो पता है मतलब जैसे मैंने समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट इनटेक होने के बाद उसका जो प्रोडक्शन मतलब उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो ग्लूकोज में होता है, उसका जो डाइजेशन होता है वो ग्लूकोज में होता है। तो ग्लूकोज की लेवल बढ़ती है। ग्लूकोज मतलब क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी पार्ट और इट इज़ अ प्राइमरी नेम ऑफ शुगर। ग्लूकोज मतलब क्या है, इट इज़ मतलब उसका अनादर नेम क्या है, दूसरा नाम है शुगर। तो शुगर की लेवल बढ़ती है। तो शुगर की लेवल बढ़ती है मतलब ग्लूकोज क्या होता है, जितना अपने बॉडी को अपन रोज़ डेली अपने को ग्लूकोज लगना चाहिए उतना अपन यूज़ कर लेते हैं। आपने ज़्यादा कार्ब्स खा लिए, ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया। उस ग्लूकोज में से जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है, जितना आप काम करते हो उतना ग्लूकोज अपनी बॉडी यूज़ कर लेती है। और फिर बाकी का जो ग्लूकोज जो बचता है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है अपने बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं। फर्स्ट सेल इज मसल सेल और सेकंड सेल इज फैटी सेल्स, ठीक है। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो ग्लूकोज बच जाता है वो ग्लूकोज मतलब क्या, एनर्जी मतलब शुगर, वो स्टोर होती है कहाँ पे, एक तो मसल सेल्स में और सेकंड वन इज फैटी सेल्स। फैटी सेल्स मीन्स एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है वो वहाँ पे स्टोर होता है मसल सेल में और फैटी सेल्स में। फैटी सेल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो फैटी एसिड्स के रूप में स्टोर होता है, और जो मसल सेल में ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ये स्टोरेज जो बढ़ता जाता है ग्लाइकोजन का और फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड्स मीन्स लिपिड्स। अब ये सब न्यूट्रिशनल लैंग्वेज जो कि आपके समझ से परे होगी, पर बेसिक आज समझने की कोशिश करिए। मैं जितना ज़्यादा होता है मैं सिंपल लैंग्वेज में ही बात करना चाह रही हूँ। तो ये सब क्या होता है, फिर फैटी एसिड्स और ग्लाइकोजन की लेवल बढ़ती है। ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बचता है अपने बॉडी के अंदर जब आप कार्ब्स कंज्यूम करते हो हद से ज़्यादा, तो ग्लूकोज की जो ग्लूकोज रहता है वो ज़्यादा बढ़ता है और वो स्टोर होता है अपने मसल्स के अंदर। फिर क्या होता है कि हम वर्क मतलब अपना वर्क पैटर्न जो है वो सिमेट्री मतलब सेम रहता है, रोज़ उठना बैठना खाना पीना काम करना। जो सेडेंटरी है उनके लिए तो ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि बस एक लिमिटेड पीरियड में अपन काम करते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो फिर ये साइकिल ऐसी ही डेली चलती है जब तक आपको पता नहीं लग जाता कि यार मैं मोटी दिख रही हूँ, कहाँ से मतलब बहुत शेप के बाहर चली गई हूँ या शेप के बाहर चला गया हूँ, बहुत मोटा लग रहा हूँ। तब तक आप ये साइकिल चलती रहती है, जंक फूड खाते रहोगे, सब मतलब बर्गर्स खाओगे, पिज्ज़ा खाओगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की लेवल बढ़ेगी, फिर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी, फिर जितनी ग्लूकोज आप जितना काम करोगे उतना यूज़ होगा, बाकी का जो होगा वो स्टोर होगा कहाँ पे, मसल सेल में, फैट सेल में। और फैट सेल में जो स्टोर होता है वो फैटी एसिड्स में रहता है, मतलब वो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फैट ओनली। और वो फैट मतलब कंटिन्यू ये साइकिल चलने के बाद वो फैट का जो स्टोरेज है वो बढ़ते जाता है। और जब तक आप आपका वर्क पैटर्न ना बदलो तब तक वो फैट सेल्स उस मसल से, उस फैटी सेल से रिड्यूस नहीं होते, मतलब रिलीज नहीं होते, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इस टाइप से आपका फैट बढ़ते जाता है आपके बॉडी के अंदर। तो ये होता है फैट का प्रोडक्शन इन अवर बॉडी।
तो दिस इज़ द होल साइकिल ऑफ फैट प्रोडक्शन। अगर आपको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझ लूँगी मैंने बहुत अच्छा समझा दिया आपको। वैसे बाय प्रोफेशनल मैं तो एक टीचर हूँ, पर फिर भी यहाँ पे यूट्यूब पे समझाना या कैमरा के सामने समझाना ये मेरा फर्स्ट टाइम है। पर फिर भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये नॉलेज समझ में आया या और कोई आपको ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपको समझाऊँ। तो ये है फैट प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। तो मैं फिर से एक रिव्यू देती हूँ कि कैसे फैट का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट अपन फूड लेते हैं, उससे अब कार्ब्स लेते हैं। कार्ब्स मतलब डेली फूड से तो कार्ब्स मिलता ही है, पर अपन जब एक्स्ट्रा जंक फूड्स खाते हैं तो उससे अपने को एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। लिमिट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आपका वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होता है इन ग्लूकोज फॉर्म। ग्लूकोज मीन्स एनर्जी और शुगर। तो वो एनर्जी अपने बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज मिक्स होता है, वहाँ ब्लड हर बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होता है और एनर्जी मिलती है हर बॉडी पार्ट को। पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वो स्टोरेज क्या होता है, तो मसल मास मतलब मसल सेल के अंदर और फैटी सेल्स के अंदर वो स्टोर होता है। मसल सेल के अंदर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और फैटी एसिड मतलब फैटी सेल्स के अंदर वो फैटी एसिड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि उसको फैट ही बोला जाता है। तो ये साइकिल जैसे ही चलती रहेगी वैसे ही आपका फैट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहेगा और आप ओबेज या फैटी दिखने लग जाओगे। तो ऐसा होता है ये फैट प्रोडक्शन। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और एंड तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको सही में समझ आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ फैट आपके बॉडी के अंदर किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना। थम्स अप मतलब वो वाला थम्स अप नहीं, लाइक दे देना इस वीडियो को, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकूँ और आपको जितना हो सके उतना नॉलेज जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ये चैनल मेरा नया है, पर फिर भी कोई बात नहीं, शुरुआत हमेशा धीमे से होती है ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और बस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और हाँ, घर में रहो, सेफ रहो, बाहर मत निकलो। और आपका मेन मतलब आपके फिटनेस पे प्लीज़ ध्यान दो यार, इट इज़ अ मस्ट। बिकॉज आप अगर फिट हो तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा रहेगी और आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, फिर वो कोरोना वायरस क्यों ना हो। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।